आज का हमारा टॉपिक है जीवों में श्वसन। कक्षा 7वीं विज्ञान। बुझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया। कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बुझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। ये प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बुझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। हम श्वसन क्यों करते हैं? अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव का सबसे छोटा रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते समय, पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा जो है वो प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रकार में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊष्मा ऊर्जा जो है वह क्या होती है? मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है। मतलब ऑक्सीजन की बिना, मतलब उपस्थित नहीं है तब भी विखंडन होता है। ये प्रक्रम कहलाता है अवायवीय श्वसन। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जैसा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग के साथ जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जिसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट एक प्रकार का जीवाणु है। जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ऐसे जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और बिना ऑक्सीजन के उपयोग, विदाउट एनी ऑक्सीजन, जिसको अवायवीय श्वसन, उसमें क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ईस्ट एक कोशिका जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के साथ अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय के तक ही कर सकती है। वास्तव में, बड़े ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने
भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करते हैं। तो ये पेशी में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर कौन सा लैक्टिक अम्ल बना देती है, और ऊर्जा तो हमें मिल जाती है उस कार्य को करने के लिए, मगर हमारे शरीर के अंदर जो है लैक्टिक अम्ल जो है वो संचित हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रकार में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तब जो है हम गर्म पानी से स्नान करने, शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान और शरीर की मालिश करने से रक्त का जो संचरण है, रक्त का जो बहाव है वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। मतलब लैक्टिक अम्ल जो है वो जो है परिवर्तित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और इसलिए वो जो है हमें फिर जो है ऐंठन धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन। श्वसन, आपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। बड़े ध्यान से क्रियाकलाप करना है ये, शिक्षक और शिक्षिका की उपस्थिति में। ऐसा ना हो कि दम घुट जाए, मतलब जब तक आप रोक सकते हैं। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए, कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए। जब तक आप अपनी सांस को रख सकें, ये ऐसे प्यारे बच्चों, सांस को रोकना लगना चाहिए कि आप जानना चाहते हैं कि श्वसन दर स्थिर होती है। ये आप यहां पढ़ेंगे पहले। अतः आप ये जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए कुछ देर तक जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही एकदम आप जो है दम घुटना लगेगा। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंत्य श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब हम जो इनटेक ले रहे हैं, कार्बन जो है ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं उस क्रिया को अंत्य श्वसन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वसन। ठीक है, ये एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसकी वो श्वसन दर कहलाती है। अंत्य श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ ये है कि एक अंत्य श्वसन और एक उच्छ्वसन, मतलब हम एक सांस को ये बोलेंगे कि एक अंदर लेना और एक जो है बाहर छोड़ना, दोनों को मिला के उसको हम एक सांस बोलेंगे। ठीक है, एक श्वसन बोलेंगे। उसकी जो श्वसन दर है 1 मिनट के अंदर, वो कितनी बार अंदर लेता है कितनी बार छोड़ता है, वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है? नहीं, ये शरीर की अवस्था के अनुसार जो है परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, स्थिर नहीं होती है। हम कभी दौड़ते हैं, कभी भागते हैं, कोई कार्य करते हैं तो ये श्वसन दर जो है बदल जाती है, हमें आभास नहीं होता है। ठीक है, ये था। और इसके उपरांत जो है कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन जो है 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर जो है 25 बार प्रति मिनट तक भी बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं, इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये एक चार्ट दे रखा है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर आपने किसी सहपाठी का नाम लिखना है। सामान्य अवस्था में कितनी है,
10 मिनट यदि दौड़ता है तो उसके बाद कितनी है, 100 मीटर दौड़ता है तो उसके बाद कितनी है, फिर विश्राम अवस्था में कितनी है। ठीक है, ये जो है चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि श्वसन दर कैसे कैसे परिवर्तित होती है। ठीक है, को अधिक ऑक्सीजन की, क्योंकि हम जब दौड़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन अधिक चाहिए, तो ऑक्सीजन अधिक चलने के लिए जो है हमारी सांस जो है वो श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है। ये भोजन के विखंडन की दर को भी बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मित होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है, क्योंकि भोजन को अधिक जो है वो विखंडित कर देती है और हमें जो है जल्दी से जल्दी भूख लग जाती है। पहले जानना चाहती हूं कि जब हमें नींद आती है तो झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। ठीक है, जब आप नींदे होते हैं, नींद से मतलब उठते हैं, तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है, क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये क्रियाकलाप हैं, सभी बच्चे करके देखेंगे, इसको महसूस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होती है। आपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में जो है संज्ञा द्वारा व्यक्त किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर सभी क्रियाकलाप है। ये एक महिला है जो कपड़े धो रही हैं, ये महिला जो है सोई हुई है, ये विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, ये भाग रही है लड़की, और ये वृद्ध जो है वो सैर कर रहे हैं। तो अलग अलग क्रियाकलाप हैं, इसके अंदर जो है आपकी श्वसन दर जो है वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, मेन टॉपिक है हमारा, जो इस पार्ट में हम श्वास कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम श्वसन की क्रियाविधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथुनों, नासाद्वार जो नाक है, से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथुनों से नासागुहा में चली जाती है। नासागुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों को फुसफुस भी कहते हैं, फुसफुस में जाती है, और फेफड़े जो है वह हमारे वक्ष गुहा में स्थित। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर सभी बच्चों ने चित्र भी बनाना है कॉपी में। ये आपका नाक है और ये नासागुहा जो नाक का रास्ता है। ठीक है, यहाँ से जो है आपकी ऑक्सीजन आती है, और ये ग्रेसनी और ये श्वास नली के बाद जो है ये आपके दो फेफड़े हैं, दायां और बायां। ठीक है, और ये फेफड़े को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो पसलियां करती हैं। ठीक है, पसलियां जो है इसको घेरी रखती हैं और इसको जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं, और नीचे जो है एक झिल्ली होती है जो इसको जो है क्या करते हैं, इसको बांटती है एक अलग से। और ये इस डायफ्राम का बहुत ही श्वसन के अंदर जो है बहुत ही इसका जो है रोल है, और इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये अभी मैं बताऊंगा कि डायफ्राम कैसे कार्य करता है अंतःश्वसन में। ठीक है, ये चित्र समझ गए आप प्यारे बच्चों। अब जो है वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है, और एक बड़ी पेशीय परत, ये परत है पेशीय परत, जिसको डायफ्राम या मध्य पट कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में डायफ्राम बोलते हैं, आप हिंदी के अंदर जो है आप बोलेंगे मध्य पट। ठीक है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों में बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। ठीक है, अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ये पसलियां जो है ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ऐसे ऊपर उठ जाती है, और डायफ्राम जो है वो डायफ्राम अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, और ये फूल जाता है। ठीक है, और ये बाहर की तरफ आता है। ठीक, अंतःश्वसन के अंदर क्या होता है, ये पसलियां जो है फूल जाती है और डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ आ जाता है, इसको अंदर की तरफ स्पेस मिल जाता है। ठीक है, ये गति हमारी विक्षुहा के आयतन को, ये अंदर का जो आयतन है ये आयतन बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वायु फेफड़ों में आ जाती है, बाहर से वायु अंदर आ जाती है, फेफड़े वायु में भर जाते हैं। ठीक है, और उच्छ्वसन मतलब हम जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो इसका उलट हो जाता है, हमारी पसलियां जो है फैलती नहीं है, अब सिकुड़ जाती हैं।
और जो ये डायफ्राम है ये अंदर की तरफ हो जाता है। जब अंदर हो जाएगा तो अंदर जो वायु है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी है, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, अपनी स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का जो आयतन है, अंदर का आयतन है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण, जब हम अंत्यश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं जब ये गुहा को कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आ जाती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। ठीक है, सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो आप नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंत्यश्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। ये था प्यारे बच्चों, ये दो चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन जो मैंने अभी समझाया है, इसका जो है ये चित्र बनाया है। इधर देखिए, ये अंत्यश्वसन है। अंत्यश्वसन के अंदर मैंने अभी बताया आपको, जब अंदर वायु आती है तो ये पसलियां जो है फैल जाती है। ठीक है, और डायफ्राम जो है वो जो है ये नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर आयतन बढ़ जाता है, इसके अंदर स्पेस जो है बढ़ जाता है, तो बाहर की जो वायु है वो अंदर आ जाती है, वो ऑक्सीजन होती है, और अंदर आने वाली वायु को अंत्यश्वसन कहते हैं। ठीक है, अब तुरंत बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, निरंतर क्रिया चलती रहती है। ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, हमें नहीं पता चलता है, एकदम ये साथ साथ होती रहती है। तो ये साथ साथ कैसे होती है कि ये पसलियां एक बार फैलती हैं तो एक बार वापस सिकुड़ती है, और डायफ्राम फिर अपनी सामान्य स्थिति पर, पूर्व स्थिति पर आ जाता है, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु जो है वो बाहर धकेल दी जाती है। इसको जो है क्या कहते हैं, उच्छ्वसन। ठीक है, बाहर वायु को निकालने को उच्छ्वसन, अंदर वायु को लेने को अंत्यश्वसन। ये था, ये दोनों चित्र भी बनाएंगे, अंत्यश्वसन का और उच्छ्वसन का। नेक्स्ट है, अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। ठीक है, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी जो है संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जो है फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होता है, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक ये दावा कर रहे हैं कि ये सीने को सबसे अधिक जो है फुला सकता है या सकती है। क्यों ना आप इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं। ऐसे सीना फुलाकर सांस जो है अंदर लेकर जो है सीना फुला सकते हैं। ठीक है, ये सहपाठी के साथ क्रिया कर सकते हैं। अंत्यश्वसन के समय माप कितना है और उच्छ्वसन के समय जो है वक्ष का माप कितना है। ठीक है, इन दोनों में अंतर यहाँ पर लिखना है आपने। ये चार्ट बन जाएगा, कौन सा बच्चा जो है अधिक जो है वो जो है वक्ष को जो है फुला सकता है। इसे आपका ये देखिए, ये एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का वक्ष जो है वो माप रहा है। ठीक है, अंत्यश्वसन के और उच्छ्वसन के दौरान फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए एक क्रियाकलाप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप है, सभी इधर ध्यान दें। ये जो है क्रियाकलाप, इसके बाद जो है आप रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचे। ये रबड़ है। ठीक है, ये आपका ग्लास का जार है, इसको टाइटली जो है कॉर्क से जो है टाइटली बांध दिया, और ये टी शेप जो है आपकी ये जो है नली है, यहाँ पे 2 बैलून लगा दिए। ठीक है, ये इस प्रकार का क्रियाकलाप है। एक में अंत्यश्वसन दिखाया गया है, एक में उच्छ्वसन दिखाया गया है। ये ठीक है, श्वसन की क्रियाकलाप को दिखाने के लिए प्रतिरूप। इस मॉडल को जो है प्लास्टिक के चौड़े को ये पूरा दिखा रखा है। वाई शेप की आकार की प्लास्टिक की नली लेनी है। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के शिखर सिरे पर 2 गुब्बारे लगाने हैं। ठीक है, और इसको जो है वायुरुद्ध करना है, बिल्कुल टाइटली बंद करना है। और नीचे से आप जब इसको नीचे खींचेंगे
तो ये बैलून्स जो है फूल जाएंगे। ऐसे ही हमारे फेफड़े फूल जाते हैं क्योंकि आयतन मिल गया ना इसमें, और जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये बैलून जो है सिकुड़ जाएंगे और वायु बाहर निकल जाएगी। ये उच्छ्वसन है और ये अंत्यवसन है। ठीक है, हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? आप देखिए इधर क्रियाकलाप में कोई पतली स्वच्छ प्रणाली लिए जिसमें कार्क लगा हो, आप कांच के या प्लास्टिक प्रणाली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी लीजिए, प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ लीजिए और प्रणाली इस द्वारा डालिए कि चूने के पानी में डूब जाए। स्ट्रॉ लेकर जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे ही चूने का पानी लेकर उसमें फूंक मारिए। फूंक मारेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये बच्चा है, स्ट्रॉ है और ये चूने का पानी लिया है। जैसे कि आप इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, ये फूंक मारेंगे तो ये चूने का पानी जो है क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ये ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अंत्यश्वास और उच्छ्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत देखिए इधर बड़े ध्यान से। अंत्यश्वसन में हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है हमारे साथ, मतलब वो बहुत ही ना के बराबर जाती है, कितनी, 0.04% होंगी। और जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो हमारी जो है वही ऑक्सीजन, मतलब 21 में से 16%.4 तो हम वापस जो है वो छोड़ देते हैं। उसमें जो हमने 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड ली थी आप छोड़ते हैं 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधिक छोड़ते हैं इससे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास सिर्फ 4% ही अंदर जाती है, बाकी हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, कैलकुलेशंस को। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है अन्य जंतुओं में श्वसन होता है। जैसे मानव श्वसन लेते हैं ऐसे अन्य जीव जो है वो श्वसन किस प्रकार लेते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अन्य जंतुओं में श्वसन जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, इनके भी मनुष्यों की फेफड़ों जैसे श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, और मगर कॉकरोच के अंदर, एक कॉकरोच जो है, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं श्वास रंध्र। ठीक है, और कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जिसको श्वास प्रणाल कहते हैं या वातक कहलाते हैं। ये प्रश्न आता है कि कॉकरोच के अंदर श्वास प्रणाल क्या होता है। श्वास प्रणाल जो है वो क्या है, एक जो है नलियों का जाल है। इस प्रकार से ये नलियों का जाल है और इस त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यहीं से ही ऑक्सीजन आती है और यहाँ पर रक्त वाहिनियां होती हैं और उसी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर चली जाती है और ये जो जाल है इसको श्वास प्रणाल कहते हैं। ये कॉकरोच का है। ठीक है, श्वास प्रणाल तंत्र इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका श्वास केचुआ। कक्षा 6 के अध्याय में 9 में आपने पढ़ा था कि केचुआ अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं। केचुओं की त्वचा जो है स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। वो आर्द्र गीली गीली होती है, श्लेष्मीय होती है, मुलायम होती है बहुत। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपना त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। ठीक है, अब आता है जल में श्वसन। हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन करते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार का श्वसन में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार से ये जैसे मछली है, मछलियों के यहाँ पर जो है गिल्स होते हैं, छोटे छोटे क्लोम होते हैं और यहीं से ही ये रक्त वाहिनियां होती है। यहाँ पर जो जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको ग्रहण करके जो है वो अपना श्वसन करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका प्यारे बच्चों, ये है क्या पादप भी श्वसन करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवन रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि वे वायु से ऑक्सीजन
अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति, मतलब कहने का अर्थ है कि जो आपके पौधे हैं उनके जो पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, उसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर। जो छिद्र होते हैं वहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इनका श्वसन तंत्र है जीवित रहने का, और उसी से वो भोजन बनाकर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं अपने स्टार्च के रूप में, जिसको हम जो है पौधों के ऊपर आश्रित हैं और पौधों से हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये था प्यारे बच्चों पूरा पाठ जिसका हमने अध्ययन किया। लास्ट में कुछ प्रमुख शब्द जो इस पाठ के अंदर आए हैं उनका एक बार ही हम जो है स्मरण कर लेते हैं दोबारा से। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, श्वसन दर 1 मिनट में कितनी बार वो अंत्य श्वसन और उच्छ्वसन करता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन, हर कोशिका जो है वो सांस लेती है, श्वसन करती है। डायफ्राम एक जो है झिल्ली है जो कि डायफ्राम फेफड़ों के नीचे होती है। उच्छ्वसन जो हम वायु बाहर निकालते हैं उसको उच्छ्वसन कहते हैं। ठीक है, कोलोन आपके, ठीक है, और फेफड़े फुसफुस बोलते हैं। श्वास नली जो सांस की नली होती है, अंत्य श्वसन मैंने बता ही दिया, अंदर लेने वाली वायु को अंत्य श्वसन कहते हैं। और श्वास रंध्र आपके कॉकरोच में होते हैं। ठीक है, और श्वास प्रणाल और जो श्वास की जो नलियां हैं कॉकरोच के अंदर उसको श्वास प्रणाल कहते हैं। ये था, और आपने क्या सीखा इस पूरे पाठ का सारांश है। सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी जो है आपको पूरा पाठ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, ये जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंत्य श्वसन द्वारा जो वायु के शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायवीय श्वसन का और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। मतलब जब हम अधिक व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है। उस समय हम जो है क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, विखंडन करते हैं, जिससे हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये लास्ट में ये टॉपिक है, सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। अंत्य श्वसन निश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के समय ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई कार्य करते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होता है। केचुए में गैसों का विनिमय उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है और मछलियों में कोलोम से होता है। कोलोम में गिल्स होते हैं जिसको कोलोम कहते हैं, मछलियों के अंदर इस प्रकार होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। ये लास्ट टॉपिक पौधों के ऊपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें स्टोमेटा रंध्र होते हैं पत्तियों में, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और वहीं से ही गैसों का विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। ठीक है, ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। इसके बाद
ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सभी बच्चे जो है इस वीडियो को बार बार देखें, इस पार्ट को समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवों में श्वसन। यदि आपको ये वीडियो, आपको जो है ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस वीडियो को। थैंक यू, वेरी गुड, गुड डे।